तो लास्ट क्लास में थोड़ा बहुत जो हम लोग रिवाइज किए थे, तो एक बार बस रिकॉल करते हैं। मेनली हमारे लिए फॉर्मूला ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर में। जिससे हमारा कहानी जो भी है वो स्टार्ट होता है चार्ज से, ठीक है। और अब ये सी बात है, फ्लो ऑफ चार्ज है ना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। उसके बाद हमें क्या मिलता है, करंट, ठीक है। और चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में, यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाने में जो वर्क करना पड़ता है, तो वो क्या जाता है, हमें क्या मिलता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस। क्या मिलता है हमें, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस के बाद, फाइनली ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, है ना, ओम्स लॉ हम लोग को पढ़ना होता है। और ओम्स लॉ में हम लोग एक नए टर्म को सीखते हैं, और वो क्या है, मिलता है हमें ओम्स लॉ में, रेसिस्टेंस, ठीक है। रेसिस्टेंस मिलता है, और रेसिस्टेंस के पास ऑब्वियस सी बात है, इसके बाद एक टर्म पढ़ते हैं जो हमारा क्या होता है, रेसिस्टिविटी। तो लास्ट क्लास में यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे, रेसिस्टिविटी तक, है ना। तो थोड़ा सा देख लेते हैं जो फॉर्मूला हमारे काम का है। जैसे चार्ज से रिलेटेड जो फॉर्मूला है वो क्या है हमारे पास, Q इक्वल टू एन इंटू ई, Q इक्वल टू एन इंटू यू, ठीक है। तो Q क्या है, टोटल चार्जेस, एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और E क्या है, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और करंट की बात करें तो करंट का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, I इक्वल टू Q बाई टी, ठीक है। उसके बाद बात करें पोटेंशियल डिफरेंस की, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू क्या फॉर्मूला है हमारे पास, V इक्वल टू W बाई क्यू, है ना, ठीक है। और ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास एक और फॉर्मूला है, V इक्वल टू आई आर, ठीक है। जहाँ पे R हमारा क्या होता है, रेसिस्टेंस होता है। और रेसिस्टेंस का एक और फॉर्मूला है, रेसिस्टेंस को हम R से रिप्रेजेंट करते हैं, और रेसिस्टिविटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रो से। रेसिस्टेंस का जो फॉर्मूला वो क्या है, R इक्वल टू रो एल बाई ए। तो लास्ट क्लास में यहाँ तक हम रिवाइज कर चुके थे। आज कुछ इनमें से कुछ फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट को यूज करके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2-3 पॉइंट और है जिसको हम डिस्कस कर देते हैं। जैसे करंट जो है, करंट मेजर के लिए, जो मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं करंट मेजर करने के लिए, मीटर। आर्म मीटर, वेरी गुड, ठीक है। और आर्म मीटर कनेक्ट कैसे करते हैं, सीरीज में। आर्म मीटर को कनेक्ट करते हैं सीरीज में, ठीक है। उसी तरह से पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए भी एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर। और इसको कैसे कनेक्ट करते हैं, पैरेलल। इसको कनेक्ट करते हैं पैरेलल, ठीक है। यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, जैसे R जो है ना, उस रेसिस्टेंस का यूनिट होता है ओम। क्या होता है, ओम, जिसको हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक रेसिस्टिविटी है, रेसिस्टिविटी का यूनिट तो ओम मीटर होता ही होता है, लेकिन एक और यूनिट होता है, इसको जस्ट उल्टा कर दो, तो क्या हो जाएगा, MHO, मो। बट ये अभी आपको पढ़ना नहीं है, ठीक है, फिलहाल, ठीक है। एक बच्चे पूछ रहे थे तो इसलिए हम आंसर कर दिए। बताओ यहाँ तक क्लियर है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट के बेस पे अगर हम क्वेश्चन बनाएंगे तो बनेगा सबसे। यहाँ पे सबको ये पता है, ई का वैल्यू सबको पता है ना, ई चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा बहुत, है ना, आगे का। और एक क्लास और लगेगा और आपका पूरा रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा, बट उसके बाद सिर्फ न्यूमेरिकल होगा, जो एक आध क्लास में न्यूमेरिकल हम करवाएंगे, ठीक है। तो बस 2 क्लास और आपका रिवीजन इलेक्ट्रिसिटी का कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। तो चलिए, अभी हम लोग फ्लो चार्ट के थ्रू ही उसके आगे का कहानी देखते हैं, जहां तक लास्ट में पढ़े थे। हाँ बोलो सर, जो एक पिछली क्लास में न्यूमेरिकल कराए थे पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने वाला, वो हमको समझ में नहीं आया था। पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने वाला याद है क्या क्या था,
तो क्वेश्चन नहीं है अभी मेरे। अच्छा, इस क्लास के लास्ट में जब इंड करेंगे ना तब बताना, तो हम उसको स्लाइड को शेयर करके बता देंगे, ठीक है। चलो देखो, तो रिलेशन बिटवीन आई भी एंड आर, आई भी एंड आर, ऑब्वियस सी बात है ये रिलेशन जो होता है ये होता है भी इक्वल टू आई, ये हमें ओम्स लॉ से मिलता है। तो यहाँ तक हम लास्ट क्लास में कर चुके थे, लेकिन ओम्स लॉ जैसे ही हम लोग पढ़ते हैं तो ओम्स लॉ के बाद एक नया टर्म हमें मिलता है। वो कौन सा टर्म होता है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। क्या होता है वो होता है रेसिस्टेंस, होता है ना। अब इस रेसिस्टेंस का जो कनेक्शन है दो तरीके से किया जा सकता है, ठीक है। यानी जो रेसिस्टर होता है, रेसिस्टर को दो तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं हम लोग। एक तो कनेक्शन होता है कैसे? सीरीज कॉम्बिनेशन में, और दूसरा कनेक्शन क्या होता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ठीक है। ये दोनों बात सबको पता है। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से एक न्यूमेरिकल आना मस्ट है, ठीक है, एक न्यूमेरिकल आना। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है? तो सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट क्या होता है? सेम होता है, ठीक है। और वहीं सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो हम यूज करते हैं V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। यानी जितने भी रेसिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में है उनके थ्रू जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उनको अगर ऐड कर दिया जाए तो वो टोटल वोल्टेज ड्रॉप के बराबर होगा, यानी टोटल पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा, ठीक है। वहीं अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या सेम होता है, कोई बता सकते हो? पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या सेम होता है? पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है पैरेलल में, है ना। सीरीज में करंट सेम होता है और पैरेलल में क्या सेम होता है? पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, ठीक है। और वही यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे I इक्वल टू जो होता है I1 प्लस I2 प्लस I3 हो जाता है। अगर 3 रेसिस्टर्स हैं, है ना, मान लो जस्ट फॉर एग्जांपल इस टाइप से, ये एक रेसिस्टर हो गया, है ना, ये दूसरा रेसिस्टर हो गया और ये तीसरा रेसिस्टर हो गया, ठीक है। अगर इन तीनों को हम एक पॉइंट से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, ऐसे मान लो एक पॉइंट से कनेक्ट कर दिया और इसको हम बैटरी से कनेक्ट कर दिए, ठीक है। तो उसके बाद करंट फ्लो करेगा ना यहाँ से I, तो इस पार्ट में जाएगा I1, इसमें जाएगा I2 और इसमें जाएगा I3। तो यहाँ पे ये जो I है यानी टोटल करंट है वो किसके बराबर होता है? I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर होता है, ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस, इसका रेसिस्टेंस R1 है, R2 है और R3 है, और अगर बैटरी से पोटेंशियल भी मिल रहा है तो इसको भी पोटेंशियल भी, R1 को भी पोटेंशियल भी मिलेगा, R2 को भी मिलेगा और R3 को भी पोटेंशियल मिलेगा, है ना। यानी R1, R2 और R3 के थ्रू पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा वो तीनों केस में क्या होगा? भी ही होगा। क्लियर है क्या ये पॉइंट सबको? ठीक है। अब देखो इसके आगे अगर हम लोग देखते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन में रेसिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? R इक्वल टू क्या होता है? R1 प्लस R2 प्लस R3, क्लियर। वहीं पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है? 1 by R इज इक्वल टू 1 by R1 प्लस 1 by R2 प्लस 1 by R3, ठीक है। बताइए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? सर एक बार और ये चार्ट समझा दो, हम डिस्कनेक्ट हो गए थे, कॉल आ गया था। अच्छा चलो कोई बात नहीं, चार्ट कुछ समझने वाली बात नहीं है। जैसे हमारे पास देखो ओम्स लॉ से V इक्वल टू IR आया ना, तो यहाँ पे हमें रेसिस्टेंस के बारे में पता चल जाता है। अब जो रेसिस्टर को का कनेक्शन होता है, दो तरीके से कनेक्शन होता है, एक सीरीज कॉम्बिनेशन और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। बस हमें ये याद करना है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम रहता है और टोटल जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो इंडिविजुअल पोटेंशियल ड्रॉप के सम के बराबर होता है, ठीक है। और टोटल रेसिस्टेंस भी क्या होता है? इंडिविजुअल रेसिस्टेंस के सम के बराबर होता है। वहीं बात करें पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है और करंट जो होता है, टोटल करंट जो होता है वो इंडिविजुअल करंट के सम के बराबर होता है। और वहीं बात करें रेसिस्टेंस की, है ना, तो 1 by R इज इक्वल टू 1 by R1 प्लस 1 by R2 प्लस 1 by R3, ये फॉर्मूला होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन का। उम्मीद करते हैं ये सारा फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, ठीक है। अब देखिए कुछ आगे कुछ पॉइंट डिस्कस करते हैं। जैसे पैरेलल कॉम्बिनेशन जो सॉरी यहाँ पे एक और पॉइंट है, यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो R का वैल्यू निकलता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो R का वैल्यू निकलता है, यहाँ पे जो R निकालते हैं यानी इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस या रेसिस्टेंस निकालते हैं, तो वो मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम R का वैल्यू होता है, क्योंकि तीनों को सम करके निकालते हैं।
और जब तीनों का रेसिप्रोकल का सम निकालते हैं तो यहाँ पे जो आर का वैल्यू आता है वो क्या आता है, मैक्सिमम या मिनिमम, क्या आता है, मिनिमम। ठीक है, हाँ। तो ये बात आपको समझ में आ गया कि अगर आपके पास 3 रेसिस्टेंस दिया जाए और बोला जाए कि मैक्सिमम रेसिस्टेंस चाहिए, मतलब इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस मैक्सिमम हो, तो तीनों को आप सीरीज में कनेक्ट कीजिएगा। और अगर 3 रेसिस्टर दिया जाए और आप चाहते हैं कि उसका जो रेसिस्टेंस हो, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो हो वो मिनिमम हो, तो तीनों को किस में कनेक्ट कीजिएगा, तीनों को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। बात समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, अब देखो इसके आगे क्या करते हैं। इसके आगे अगर हम बात करें तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का बहुत ही एडवांटेज है। और नॉर्मली आपके घर में पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है या सीरीज कॉम्बिनेशन? पैरेलल। पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। तो इसका एडवांटेज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, तो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इनफैक्ट सैंपल पेपर में भी दिया ये क्वेश्चन कि पैरेलल कॉम्बिनेशन का क्या क्या एडवांटेज है। ठीक है, तो पहला एडवांटेज ये है पैरेलल कॉम्बिनेशन का कि ईच डिवाइस गेट्स द फुल वोल्टेज, यानी सब पैरेलल कनेक्टेड है, तो पैरेलल में जितने भी रेसिस्टर है सबको तो भी वोल्ट मिल रहा है, यानी जो टोटल बैटरी का वोल्टेज है वही सप्लाई सबको मिलता है। अभी हम लोग देखें तो सबसे बड़ा एडवांटेज है पैरेलल कॉम्बिनेशन में कि ईच डिवाइस गेट्स द फुल वोल्टेज, यानी फुल वोल्टेज मिलेगा हर एक डिवाइस को, है ना, यानी 220 वोल्ट अगर घर में सप्लाई हो रहा है और सब उससे पैरेलल कनेक्टेड है तो सबको उतना वोल्टेज मिलेगा। क्लियर? अब देखो नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट ये होगा कि अगर मान लो फेलियर ऑफ वन डिवाइस विल नॉट अफेक्ट द अदर डिवाइसेस, मतलब अगर मान लो बल्ब फ्यूज हो जाता है तो ऐसा तो नहीं है कि फैन भी बंद हो जाता है या पंखा जल जाता है तो ऐसा तो नहीं है कि बल्ब भी रुक जाता है, बल्ब भी बंद हो जाता है, ऐसा नहीं होता है ना। तो यहाँ पे एडवांटेज ये है पैरेलल कॉम्बिनेशन का कि अगर एक डिवाइस में कोई प्रॉब्लम आ गया तो भी हमारा बाकी का डिवाइस अच्छे से वर्क करता रहेगा। ठीक है, और सीरीज कॉम्बिनेशन कहाँ होता है, कोई एग्जांपल बता सकता है सीरीज कॉम्बिनेशन कहाँ आप लोग देखे हो? दिवाली में जाते हैं तो जो लाइट में होता है ना सीरीज बल्ब उसको बोलते हैं। हाँ, तो उसका तो नाम ही होता है सीरीज बल्ब, है ना। तो उसमें हम ये नहीं चाहते हैं कि हर एक बॉल को पैरेलल में कनेक्ट करें, क्योंकि इतना सारा बॉल है, सबको पैरेलल में कनेक्ट करना बहुत डिफिकल्ट होगा कि नहीं, बताओ? ठीक है, और ऐसे भी डिफिकल्ट होगा और देखा जाए तो वो वोल्टेज भी अगर ज्यादा मिल जाएगा उसको तो प्रॉब्लम ही है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं उसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं। तो जो दीपावली में वगैरह में जो लाइटनिंग वगैरह होता है ना, उसमें जो बल्ब यूज होता है वो किस कनेक्शन में होता है, सीरीज में। इसीलिए एक बल्ब फ्यूज होता है तो उसको ढूंढना पड़ता है, बहुत बार देखे होंगे आप लोग। ठीक है, चलो नेक्स्ट यहाँ पे जो एडवांटेज है पैरेलल कॉम्बिनेशन का, एक और एडवांटेज है, 3 एडवांटेज याद रखिएगा कि ओवरऑल रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज रिड्यूस्ड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। जैसे कि यहाँ पे हम बता चुके हैं रेसिस्टेंस मिनिमम होता है अगर हम पैरेलल में कनेक्ट करते तो। बस समझ में आया? तो अगर रेसिस्टर्स को या डिवाइसेस को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो ओवरऑल जो रेसिस्टेंस होगा या इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो होगा या टोटल रेसिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, वो मिनिमम होगा, वो रिड्यूस्ड हो जाएगा। इसलिए ये सारा पॉइंट क्या है, एडवांटेज है पैरेलल कॉम्बिनेशन का। क्लियर है सबको? अब देखो यहाँ पे रेसिस्टेंस में एक और चीज जो हम पढ़ते हैं रेसिस्टिविटी, तो लास्ट क्लास में इसके बारे में तो एक्सप्लेन कर दिए थे। अब इससे रिलेटेड भी एक और पॉइंट है जिसको यहाँ पे हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, जैसे एलॉयज के बारे में जानते हो? एलॉय नाम सुने सब लोग, है ना? यस सर। एलॉयज के बारे में जानते हो? तो एलॉयज का रेसिस्टिविटी क्या होता है, ज्यादा होता है प्योर मेटल के कंपैरिजन में, है ना। तो ये सारा पॉइंट हमारे कहाँ पे यूज होता है, जैसे आप लोग टोस्टर और इलेक्ट्रिक आयरन, है ना, इलेक्ट्रिक आयरन या टोस्टर होता है, तो इलेक्ट्रिक आयरन के बेस में जो मटेरियल लगा रहता है वो किस चीज का बना होता है, किस चीज का बना होता है, एलॉय का, है ना। और क्यों एलॉय का बना होता है, क्योंकि इसका रेसिस्टेंस क्या है, सॉरी रेसिस्टिविटी क्या है, ज्यादा है प्योर मेटल से। ठीक है, अब रेसिस्टिविटी ज्यादा होने से क्या होगा, हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगा या कम होगा, ज्यादा होगा। और ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रिक आयरन में तो हम चाहते हैं कि हीट हो, हम चाहते हैं ना कि हीट हो, इसीलिए हम क्या करते हैं, एलॉय का यूज करते हैं। लेकिन सेकंड प्रॉब्लम, हम चाहते हैं कि हीट हो लेकिन इतना भी हीट ना हो जाए कि जल ही जाए, दोनों कंडीशन है ना। हम चाहते हैं कि ऐसा मटेरियल लगाएं इलेक्ट्रिक आयरन के बेस में कि वो गर्म हो, लेकिन ऐसा ना लगा दे कि भाई गर्म हो और वो खुद ही जल जाए, ऐसा नहीं ना चाहते हैं हम। तो इसलिए
एलॉय को यूज करते हैं, क्योंकि एलॉय का एक प्रॉपर्टी तो ये है कि उसका रेसिस्टिविटी ज्यादा होता है प्योर मेटल से, और दूसरा जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि एलॉयज डू नॉट ऑक्सीडाइज रीडली एट हाई टेम्परेचर, है ना। यहाँ पे तो टेम्परेचर हम बढ़ा दिए, लेकिन हम ये चाहते कि टेम्परेचर बढ़ जाए, बट ये नहीं चाहते कि टेम्परेचर बढ़ने के कारण एलॉय हमारा जल जाए, हम ये नहीं चाहते। तो बल्कि जो भी मटेरियल हम यूज कर रहे हैं आयरन में वो हमारा जल जाए, हम ये नहीं चाहते। और एलॉयज के पास दोनों प्रॉपर्टी है, देखो रेसिस्टिविटी भी ज्यादा है, यानी हीट तो होगा और जलेगा भी नहीं जल्दी। तो ऑब्वियस सी बात है आयरन या टोस्टर जो हीटिंग डिवाइसेस है उसमें हमें क्या यूज करना चाहिए, एलॉयज यूज करना चाहिए। क्लियर। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है आमतौर पे कि जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं जैसे हीटिंग अप्लायंसेस जो है उसमें एलॉयज क्यों यूज करते हैं। तो क्या आप ये दोनों पॉइंट लिख सकते हैं? सबको ये दोनों पॉइंट्स क्लियर है, समझ में आया? ठीक है। तो therefore alloys are used as coils of electric toasters and electric irons। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सेकंड स्लाइड भी खत्म हो गया। मतलब कल एक आपको फ्लो चार्ट बताए थे और आज एक फ्लो चार्ट बताया। एक बोलो बोलो, हाँ बोलो अमन। सर हेलो, इलेक्ट्रिसिटी भी तो सप्लाई होता है, जैसे हीट होता है तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई क्यों नहीं होता? मतलब इससे बोलो क्या बोलो। सर वो हीट हो रहा है रेजिस्टेंस की वजह से, तो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ही हीट हो रहा है, तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास क्यों नहीं होता है? इलेक्ट्रिसिटी पास क्यों नहीं होता है? इलेक्ट्रिसिटी कहाँ पास होने के लिए बोल रहे हो? इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होता है, इलेक्ट्रिसिटी की तो वो पूछ रहा है ना सर कि इलेक्ट्रिक आयरन में जब वो गर्म होता है तो उसे करंट क्यों नहीं मारता है? अच्छा, करंट उसको टच करते तो करंट क्यों नहीं मारता है? अच्छा, नहीं तो वो हीट होता है, ऐसा थोड़ी ना होता है कि उससे ये कनेक्शन रहता है कि इलेक्ट्रिसिटी उससे फ्लो करे। इलेक्ट्रिसिटी उससे फ्लो थोड़ी ना करता है। अगर इलेक्ट्रिसिटी उससे फ्लो करेगा तो ऑब्वियस सी बात है वो तो करंट लगेगा ही। लेकिन बात है वो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं रह जाता है, वो जो हीट इफेक्ट है, हीटिंग इफेक्ट है उसके कारण वो हीट होता है। मतलब डायरेक्टली तुम जो सर सोच रहे हो कि नीचे का जो मटेरियल रहता है एलॉय रहता है उससे डायरेक्टली कनेक्शन नहीं होता है। ठीक है, सिर्फ वो हीटिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, उस टाइप से सर तो कंप्लीट वो सर्किट। मतलब बिना इलेक्ट्रिसिटी के कैसे हो सकता है मतलब हीट? बिना इलेक्ट्रिसिटी के कैसे हो सकता है? अच्छा एक मिनट रुको। अच्छा एक मिनट होल्ड कर। बोल ये रहे हैं कि जैसे देखो ये तुम्हारा जो आयरन मटेरियल होता है ना, आयरन बना होता है ना, इस टाइप का आयरन का बेस होता है क्या? ऐसे इस टाइप का आयरन का बेस होता है ना? आवाज आ रहा है सबको? यस सर। आयरन का बेस होता है ना, तो आयरन का बेस होता है तो बेस के ऊपर ऑब्वियस सी बात है उसमें क्या रहता है, बेस बेस ऑब्वियस सी बात है ये तुम्हारा इसका बना होता है, एलॉय का बना होता है, एलॉय का बना होता है ताकि हीट हो। ठीक है, अब उसके ऊपर कोई ऐसा मटेरियल लगा रहता है जो तुम्हारा बैड कंडक्टर होता है। जो क्या होता है? बैड कंडक्टर होता है। तो बैड कंडक्टर होने के कारण क्या होता है कि कंप्लीट, सॉरी उसके ऊपर नहीं, उसके नीचे। ठीक है एक मिनट। ठीक है, इसके नीचे क्या होता है, इसके सर जस्ट, थर्मल प्लेट टाइप का। हाँ हाँ, इसके नीचे जो लगा रहता है वो तुम्हारा क्या लगा रहता है? बैड कंडक्टर ऑफ, कुछ ऐसा मटेरियल रहता है जो क्या करता है, करंट को कंडक्ट नहीं करता है, करंट को कंडक्ट नहीं करता है। तो डायरेक्टली ऑब्वियस सी बात है एलॉय से करंट तो हो रहा है, लेकिन इसका जो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है वो उसके कारण ये हीट हो जा रहा है, लेकिन ये कंडक्ट नहीं कर सकता इलेक्ट्रिसिटी। ये हीट हो जा रहा है लेकिन कंडक्ट नहीं कर सकता इलेक्ट्रिसिटी। मतलब इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट तो है बट बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, तो उस कारण से एलॉयज हीट हुआ, और एलॉयज के नीचे वाला जो लेयर है, एलॉयज का जो नीचे वाला लेयर है, तो नीचे वाला लेयर क्या है? नीचे वाला लेयर जो है वो बैड कंडक्टर है। तो बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, तो इलेक्ट्रिक करंट तो नहीं फ्लो करेगा, लेकिन ऑब्वियस सी बात है हीटिंग इफेक्ट के कारण वो क्या हो जाएगा, हीट तो हो जाएगा, है ना। तो इस तरह का उसमें मटेरियल रहता है। क्लियर है? ठीक है। यस सर। सर इंडक्शन सर कुकटॉप में भी यही होता है ना? इंडक्शन स्टोव के बारे में, उसके बारे में हमको आइडिया नहीं है। हाँ बोलो अमन। अभी तो सर अभी तो आप बोले कि डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं रहता है वो इलेक्ट्रिसिटी से। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी से डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं रहता है बोलने का मेरा मतलब ये था
कि जो तुम्हारा टॉप लेयर है ना, टॉप लेयर जो रियल में एलॉय है, ऑब्वियसली बात है ये कनेक्टेड रहता है, लेकिन जो बॉटम लेयर है, बॉटम लेयर जो इसके हीट होने के कारण जो हीट होता है, ठीक है, ये जो बॉटम लेयर की बात कर रहे हैं, ठीक है, बॉटम लेयर जो इसके हीट होने का कारण हीट होता है, ये ऑब्वियसली बात है ये कनेक्टेड नहीं रहता है इलेक्ट्रिसिटी से। वैसे ये कनेक्टेड तो है इससे, है ना, लेकिन ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रहता है, लेकिन गुड कंडक्टर ऑफ हीट रहता है। और गुड कंडक्टर ऑफ हीट होने के कारण ये हीट तो हो जाता है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी इससे ट्रांसफर नहीं होता है। बस सिंपल सा बात है। अच्छा, उस टाइम बोले भी होंगे तो अब इसको ये कर लो, समझ लो। समझ में आया? ठीक है, ये जो बता रहे हो वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या ये नहीं समझ में आ रहा है? ये भी अभी जो बताया यस सर, आ रहा है। आ रहा है, ठीक है चलो। अच्छा, एक क्वेश्चन आ रहा है आप लोग की तरफ से, एक बार पढ़ लेते हैं उसको। सर रेसिस्टेंस और रेसिस्टर समझ नहीं आ रहा है। रेसिस्टेंस तो कंडक्टर का प्रॉपर्टी है, बट हम लोग गुड कंडक्टर हम लोग गुड कंडक्टर लगाते हैं ताकि ज्यादा रेसिस्टेंस वाला कंडक्टर अच्छा नहीं होता है, बट हम रेसिस्टर तो ज्यादा चार्ज फ्लो ना होता है, ऐसा पता नहीं क्या क्या क्वेश्चन है। बट क्वेश्चन जो तुम्हारा पूछने का मतलब है, जो हमको समझ में आ रहा है, कंडक्टर है, कंडक्टर ऐसा नहीं है कि अगर हम कंडक्टर बोल दिए तो उसमें रेसिस्टेंस नहीं होगा। कंडक्टर मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, बस ये बात है। और अगर हम बोल रहे हैं गुड कंडक्टर, ठीक है, अगर हम लोग बोल रहे हैं गुड कंडक्टर, तो गुड कंडक्टर का मतलब जस्ट इतना होता है कि गुड कंडक्टर का मतलब, ऐसे आयरन वाले पार्ट में हम आपको ये एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। गुड कंडक्टर का जस्ट मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रिसिटी रेसिस्टेंस इस केस में क्या होगा, कम हो जाएगा, और इस केस में रेसिस्टेंस होगा कुछ, लेकिन इस केस में गुड कंडक्टर के केस में रेसिस्टेंस क्या हो जाता है, रेसिस्टेंस का वैल्यू बहुत ही कम हो जाता है। और बाकी क्वेश्चन हम बताते हैं, पहले क्वेश्चन कुछ कर लेते हैं, उसके बाद आप लोगों का क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। चलो, तो यहाँ तक ये जो है, ये वाला पार्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है, जितना समझाना चाह रहे वो तो समझ में आ गया होगा। बाकी जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो बाद में हम लेते हैं आप लोग से, ठीक है। चलो, पहले मेरा क्वेश्चन देख लो। यहाँ पे तो सेम करंट रहेगा, और करंट मेजर करने के लिए आम मीटर लगाते हैं, सीरीज में ये बात बता चुके हैं। और पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए क्या लगाते हैं, वोल्ट मीटर, और वो पैरेलल में लगाते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन का आपको जवाब देना है, ठीक है। तो अब आप लोग, ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। अब इसमें आपको बताना है कि कौन सा फॉर्मूला सही है, यानी वोल्टेज, वोल्टेज के लिए कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे सही होगा, बताइए। हैंड रेज करना। कितने लोगों का आंसर ए आया था? सुजल, आयुष, अमन, निधि, रिभा, ठीक है। बाकी लोग का ए आंसर नहीं आया। क्वेश्चन वैसे देखा जाए तो बहुत ही आसान है। वोल्टेज का फॉर्मूला आपसे पूछ रहा है करंट, टाइम और वर्क डन के केस में। तो वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस, इसका फॉर्मूला सबको पता है, क्या होता है, W बाई क्यू, है ना। लेकिन हमको चार्ज नहीं चाहिए, हमको करंट और टाइम चाहिए। तो करंट के केस के लिए, करंट के लिए फॉर्मूला हम क्या लगाते हैं, I इक्वल टू क्यू बाई टी लगाते हैं। तो बताओ यहाँ से Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू टी। तो यहाँ पे Q को हम रिप्लेस कर देंगे किससे, I और T से, यानी ऑब्वियस बात है कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था, ठीक है, सबसे बनना चाहिए था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, इसको थोड़ा सा आपको सॉल्व करना पड़ेगा। क्वेश्चन एक बार हम समझा देते हैं। हाँ बोलो। हाँ नितेश, 2A अरे वो अभी आंसर बताना नहीं है ना, अभी आपको शेयर करना था, वो जब हम पोल करेंगे तो उसमें सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। जैसे क्वेश्चन ये बोल रहा है, अ सिलेंड्रिकल कंडक्टर ऑफ लेंथ L and uniform area of cross section A has resistance R, है ना। तो लेंथ दिया हुआ है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है, रेसिस्टेंस दिया हुआ है। अनदर कंडक्टर लेंथ 2L and resistance R of the same material, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, सेम मटेरियल, हैज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, आपको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालना है, ठीक है। तो
हो गया होगा तो बताइएगा, तो फिर हम तो चलिए देखते हैं सी आंसर इसका कैसे आएगा। ऑब्वियस सी बात है, करेक्ट आंसर सी ही है। तो देखो इसमें सेम मटेरियल होने से, अगर दो मटेरियल है ना, मतलब सेम मटेरियल है, तो एक ही चीज ऐसा है दो दोनों जगह सेम होगा। बता सकते हो क्या? सेम मटेरियल होने से लेंथ हम चेंज किए, लेंथ पहले एल था, हाँ अब हो गया 2L। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पहले ए था, अब हमको नहीं पता है कि क्या है ना, तो चलो ए न्यू लिख लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद इसका रेसिस्टेंस क्या है? R, ठीक है, इसका रेसिस्टेंस R है, और अनदर कंडक्टर ऑफ लेंथ 2L, उसका भी रेसिस्टेंस क्या है? R ही है। तो इन दोनों केस में क्योंकि मटेरियल सेम है, तो रो यहाँ भी सेम होगा और यहाँ भी रो सेम होगा। तो आपको रेसिस्टेंस का फॉर्मूला पता है रो के टर्म में क्या होता है? रेसिस्टेंस का फॉर्मूला ये फर्स्ट वाले केस के लिए ले रहे हैं, रो L बाई ए। तो यहाँ से रो का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो रो इक्वल टू हो जाएगा A इंटू आर डिवाइडेड बाई एल, ए इंटू आर डिवाइडेड बाई एल, ये रो का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। दूसरी जगह अगर हम रेसिस्टेंस का फॉर्मूला लगाते हैं, तो रेसिस्टेंस का फॉर्मूला यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे भी होगा रो एल, तो एल की जगह है 2L, और ए की जगह जो है वो हमें नहीं पता है, तो ए न्यू ले लेते हैं, और इसी का वैल्यू हमको निकालना है, ठीक है। तो आर का वैल्यू तो यहाँ रो एल बाई ए है, तो डायरेक्ट यहाँ से पुट ही कर देते हैं इसमें, है ना, आर का वैल्यू पुट कर देते हैं रो एल बाई ए, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा वैल्यू? यहाँ हो गया रो इंटू 2L बाई ए न्यू, ठीक है। तो यहाँ से रो कैंसिल हो जाएगा और एल भी कैंसिल हो जाएगा, तो ए न्यू यानी नया क्रॉस सेक्शन एरिया क्या आ जाएगा? ट्वाइस ऑफ ए, ठीक है। समझ में आया सबको? और देखो यहाँ पे अगर आप प्रोपोर्शनलिटी वाला कॉन्सेप्ट समझते हो तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, क्योंकि लेंथ अगर डबल हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है? लेंथ डबल हो रहा है और एरिया चेंज नहीं, ये रेसिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा? एरिया भी डबल हो गया होगा, इसीलिए तो रेसिस्टेंस चेंज नहीं हुआ, क्योंकि एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ये आर जो होता है रेसिस्टेंस एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बट आपको सॉल्व करके ही बताना है, तो सॉल्व करने का तरीका इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आया सबको? ये वाला क्वेश्चन सबको समझ में आया? यस सर। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। अब देखो ये ग्राफ वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, और आपके एग्जाम में एक ग्राफ का क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा। अब इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है? आपको बताना है कि R1, R2, R3 ये तीनों रेसिस्टेंस का वैल्यू है, तो कौन सा इन सब में से करेक्ट है, मतलब R1, R2, R3 में कौन सा रिलेशन करेक्ट है, ठीक है। ये फिगर देख के आपको बताना है। V एक्स एक्सिस पे है और I Y एक्सिस पे, ठीक है। तो देखते हैं इसका जवाब कौन सही देता है। जिनका भी आंसर सी है ऐसे करेक्ट आंसर देख लो, करेक्ट आंसर भी सी है, बट जिनका सी आया था बता सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो कोई कि कैसे आप सी को चूज किए? हाँ कृति बोलो। सर वो फर्स्ट में जो है वो V कम है और I ज्यादा है। चलो ठीक है हम बताते हैं, ठीक है, सही बोल रही हो ऐसे तुम। देखो जब भी ये जो है ना, ये एक्चुअल में पता है क्या, आपको एक बात पता रखना है कि टैन थीटा पढ़े हो ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। टैन थीटा ये जो होता है, टैन थीटा ये एक्चुअल में स्लोप होता है। टैन थीटा क्या होता है? स्लोप। टैन थीटा क्या होता है? स्लोप। तो अगर थीटा का वैल्यू ज्यादा होगा, थीटा का वैल्यू ज्यादा होगा, तो टैन थीटा का वैल्यू भी क्या होगा? वो भी ज्यादा ही होगा। क्लियर है? अब देखो जैसे यहाँ पे स्लोप तो हम देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें जो फॉर्मूला पता है V इक्वल टू क्या पता है? ओम्स लॉ से आई आर, और यहाँ पे R का वैल्यू पूछा जा रहा है, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा? V बाई आई। R इक्वल टू क्या हो जाएगा? V बाई आई। तो अगर कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं, कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं, मान लो ये पॉइंट ले लेते हैं, तो इस पॉइंट से अगर ये परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर अगर हम ड्रॉ करेंगे, तो ये जो वैल्यू होगा ना, ये I होगा, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है, ये क्या होगा? ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा V। ये I होगा और ये V होगा। तो बताओ यहाँ पे ये जो स्लोप है, ये स्लोप यहाँ पे अगर टैन थीटा निकाले हम, तो टैन थीटा हमारा क्या हो जाएगा? टैन थीटा हमारा क्या हो जाएगा बताओ?
ये परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, तो क्या हो जाएगा आई बाय भी। ये समझ में आ रहा है? tan थीटा क्या हो जाएगा हमारा आई बाय भी हो जाएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए v बाई आई। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए v बाई आई। तो obvious सी बात है यहाँ पे परपेंडिकुलर हम नहीं ड्रॉ करेंगे, हम ड्रॉ कर देंगे यहाँ पे, है ना। अगर हमको हमें v बाई आई चाहिए तो v परपेंडिकुलर होगा, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक पॉइंट ले लेंगे और यहाँ से एक परपेंडिकुलर अगर हम ड्रॉ कर देते तो ये जो परपेंडिकुलर है ये एक्चुअल में v का वैल्यू होगा, और ये जो बेस है और ये एंगल हो गया थीटा, और ये जो बेस है वो किसका वैल्यू होगा आई का। तो यहाँ पे जो tan थीटा निकलेगा, यहाँ पे जो tan थीटा निकलेगा वो क्या निकलेगा v बाई आई। और v बाई आई ये होता क्या है, v बाई आई क्या होता है बताओ, r होता है। तो r का वैल्यू, तो इसका मतलब कि ये थीटा का वैल्यू अगर ज्यादा होगा, थीटा का वैल्यू अगर ज्यादा होगा तो r का वैल्यू भी ज्यादा होगा। तो एक बात बताओ, r1 के लिए थीटा ज्यादा है, r2 के लिए थीटा ज्यादा है, या r3 के लिए थीटा ज्यादा है? किसके लिए थीटा ज्यादा है? ये जो एंगल है वो किसके लिए ज्यादा है, R3 के लिए ज्यादा है। तो इसका मतलब R3 का स्लोप ज्यादा है, तो R3 का रेसिस्टेंस ज्यादा होगा। ठीक है, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम देखेंगे। R3 के बाद कौन होगा, R2, और R2 के बाद कौन होगा, R2 के बाद होगा R1। तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं बस स्लोप देख के। लेकिन स्लोप देखने टाइम याद रखना है कि ये I के अलोंग देखेंगे, V बाई आई बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए, V बाई आई। तो उससे हमारा रिजल्ट हमको मिल जाता है। क्लियर? क्या समझ में आया सबको ये पॉइंट? नहीं सर। ठीक है, इस पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आया सबको? ठीक है, ये समझ में आया तो एक और स्लोप से रिलेटेड क्वेश्चन है ना, उसको देखते हैं और उसके बाद फिर एंड करते हैं। ठीक है, रुको एक मिनट, एक क्वेश्चन और है सर स्लोप से। समझ नहीं आया। हाँ बोलो क्या, हेलो, हाँ किरण, हेलो। नहीं आया समझ सर। अच्छा, इसीलिए तो एक और क्वेश्चन लिया। अच्छा चलो एक बार और हम बता देते हैं, उसको एक्सप्लेन कर देते हैं। रुको, यहाँ पे तुमको ये tan थीटा स्लोप समझ में आता है, स्लोप समझ में आ रहा है, स्लोप समझ में आता है। अच्छा तो नॉर्मली स्लोप बताओ, एक बात बताओ, यहाँ पे अगर हम स्लोप बना रहे हैं तो एक बात बताओ, ये वाला लाइन है और एक ये वाला लाइन, ठीक है। तो एक बात बताओ, इसको अगर हम मान लेते हैं ए और इसको हम मान लेते हैं बी, तो ए का स्लोप ज्यादा है या बी का स्लोप ज्यादा है? किसका स्लोप ज्यादा है बताओ, देख के बताओ। तो ए का स्लोप ज्यादा लग रहा है या बी का स्लोप? अगर यहाँ पे बॉल को अगर रोल करवाया जाए तो ऑब्वियस सी बात है ए के पास ज्यादा स्पीड से जाएगा कि बी के पास? ऑब्वियस सी बात है बी के पास, है ना। तो स्लोप बी का ज्यादा है, लेकिन वो एंगल से हम मेजर करते हैं, एंगल ज्यादा होगा तो स्लोप ज्यादा होगा। क्लियर? ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है ये फिगर उल्टा बना दिया। फिगर क्या बना दिया, उल्टा बना दिया। नॉर्मली फिगर जो है वो आई इधर रहता और भी इधर रहता तो कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन कर क्या दिया है, आई को इधर कर दिया और भी को इधर कर दिया। लेकिन तुमको जो फॉर्मूला पता है वो क्या पता है, v बाई आई दैट इक्वल टू आर। यही फॉर्मूला पता है ना तुमको, बताओ। v बाई आई दैट इक्वल टू आर होता है। तो v जो क्या नीचे वो जो v जो फर्स्ट स्टेप था उसमें इधर नीचे के साइड cot थीटा नहीं लगा सकते थे, तो उल्टा हो जाता। हाँ बिल्कुल लगा सकते थे, लेकिन cot थीटा में जो होता है वो जो स्लोप तुमको जो दिख रहा है उस टाइप का नहीं ना लगेगा वो। मतलब cot थीटा का वैल्यू, थीटा का वैल्यू बढ़ेगा तो cot थीटा का वैल्यू घटता है। यहाँ है कि थीटा का वैल्यू बढ़ेगा तो tan थीटा भी बढ़ेगा, और tan थीटा बढ़ेगा तो उससे हम कंपेयर करके आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये लॉजिक है। जैसे यहाँ पे अगर हम v बाई आई कर रहे हैं तो यहाँ v बाई आई, v परपेंडिकुलर है, थीटा के लिए v क्या है, परपेंडिकुलर, और i क्या है, बेस। तो परपेंडिकुलर बाई बेस यही होता है ना स्लोप, होता है ना। परपेंडिकुलर बाई बेस ही tan थीटा होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस ही स्लोप होता है। तो आई से स्लोप देखना है, आई से स्लोप देखना है। किससे स्लोप देखना है, आई से। आई से स्लोप अगर ज्यादा है तो क्या होगा, आर का वैल्यू ज्यादा होगा, और आई से स्लोप अगर कम है तो आर का वैल्यू क्या होगा, कम होगा। आपको ये देखना है कि नीचे में क्या है, नीचे में क्या है, आई। ठीक है, तो यहां भी नीचे में यानी आई ही होना चाहिए, यानी आई से हम देखेंगे कि एंगल जो बन रहा है, एंगल ज्यादा बन रहा है या कम।
अगर आई से एंगल ज्यादा बन रहा है तो स्लोप ज्यादा होगा, और आई से एंगल कम बन रहा है तो स्लोप कम होगा। क्लियर हुआ किरण? बस इतना पॉइंट देखना है और कुछ नहीं, तो उससे तुमको स्लोप पता चल जाएगा और स्लोप से रेसिस्टेंस का वैल्यू पता चल जाएगा। क्लियर? यस हेलो, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन और करो तो आइडिया हो जाएगा। जैसे मान लो एक क्वेश्चन ये है, ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहा है कि ग्राफ बिटवीन, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट एंड, देखो यहाँ पे भी, यहाँ भी यही है, भी यहाँ दिया है और आई यहाँ दिया है, ठीक है। अब बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडक्शन हैज मोर रेसिस्टेंस, ठीक है। किसका मोर रेसिस्टेंस, ए का मोर रेसिस्टेंस होगा या बी का? तो इसमें बताना है ए का ज्यादा रेसिस्टेंस होगा या बी का ज्यादा रेसिस्टेंस होगा, बताओ। तो कैसे बताएंगे? सर स्लोप देख के। स्लोप देख के बताएंगे, है ना। तो स्लोप किसका ज्यादा है, ए का ज्यादा है। और किससे स्लोप देखेंगे? अब स्लोप देखने का तरीका है कि भी से स्लोप, ये वाला एंगल देखेंगे कि ये वाला एंगल देखेंगे, ये दोनों में से कौन सा एंगल देखेंगे? सर आई से देखेंगे ना, बी से देखेंगे क्यों? क्या? सर आई से ही देख लेंगे, बी से देखेंगे ही नहीं। हाँ, भी बाई आई है जो फॉर्मूला है हमारा, भी बाई आई इक्वल टू आर है ना, तो हम आई से देखेंगे कि कितना एंगल बन रहा है ना। तो आई से एंगल जो बन रहा है उसके अकॉर्डिंग आप आंसर बता सकते हो इसका। चलिए सबसे पहले आप लोग बताइए, उसके बाद हम बताते हैं। चलो बताओ क्या होगा आंसर आपका। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन सबसे ज्यादा मिला है किसको? ए को, ठीक है। तो ये आपका रिजल्ट है ना। 8 लोगों ने चूज किया है ऑप्शन बी, ठीक है। और यहाँ पे देखो ऑब्वियस सी बात है ऑप्शन बी ही होगा। जैसे यहाँ पे देखो डायग्राम बना के बताया कि आई बी है यहाँ, ठीक है। और ये वैल्यू क्या है? हाँ बोलो बोलो। हेलो, आपका आवाज कहाँ है? नहीं आ रहा है। आवाज नहीं आ रहा है मेरा किसी को? अब आ गया सर। हाँ, थोड़ा देर के लिए कभी कभी डिस्टर्ब हो जाता है। तो यहाँ पे बताओ, यहाँ पे अगर हम थीटा देखें तो ऑब्वियस सी बात है आई से देखेंगे तो कौन सा, किसका स्लोप ज्यादा है आई के कंपैरिजन में, बी का या ए का? ऑब्वियस सी बात है ए का ज्यादा है, इसलिए आंसर क्या होगा इसका? करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर ए ही होगा, ठीक है। क्योंकि ए का स्लोप ज्यादा है आई से, अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो। अगर ये भी रहता और ये आई रहता तो आंसर बी हो जाता, लेकिन ये आई है और ये भी है, तो हमें फॉर्मूला पर क्या पता है? भी बाई आई। हमें फॉर्मूला क्या पता है? भी बाई आई। तो भी बाई आई के अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो स्लोप, ऑब्वियस सी बात है, हमें पता चल जाएगा स्लोप कौन सा ज्यादा है, किसका स्लोप ज्यादा है? ए का स्लोप ज्यादा है, इसलिए ए का रेसिस्टेंस क्या होगा? ज्यादा होगा। क्लियर है क्या यहाँ तक सबको? यस सर। यस सर। ठीक है, चलो तो यहाँ पे